मैं तुमको किस्सा बताऊं, एक लड़की मुझे कहा हैप्पी वैलेंटाइन, मैंने कहा सेम टू यू। मुझे समझ ही नहीं आया इसका, मुझे समझ ही लगा कि यार क्रिसमस टाइप की कोई चीज़ है ये। जैसे मेरी तरह से लोग आते हैं या छोटे शहर से आते हैं, मैं सिर्फ उनको कहूँगा कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो पहले। जब आप कंफर्ट में जाते हो तो आप कुछ सीख नहीं पाते हो। हमेशा अगर पैसे को बाय प्रोडक्ट मान के चलोगे ना तो ज़िंदगी में खुश रहोगे। अगर पैसे की डेस्परेशन अभी है तो बॉस जर्नी बहुत छोटी है फिर। ऑल राइट गाइस, स्वागत है हमारी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज रियल टॉक विद रियलिटी के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आज हमारे साथ मौजूद है मनोज बाजपेयी सर। स्वागत है आपका। स्वागत है सर आपका। स्वागत है भैया जी आपका। सर ये बताओ, आप सुबह से इंटरव्यूज कर रहे हो, पूरी लाइफ आपने इतने इंटरव्यू कर लिए, हम तो परेशान है कि आपसे पूछे तो पूछे क्या। तो आप बताओ, आपके मन में कभी कोई बात होती है कि यार कोई मुझसे ये क्यों नहीं पूछता, ऐसा कुछ है? क्या है ना, हम लोग बिहार के गांव से हैं, तो गांव में ना बातचीत करना जो है मतलब आम है। घर में होते हो तो बातचीत, फिर चाहे आप बाजार चले गए तो वहाँ पे चाय की दुकान पे बैठ के बातचीत, खेत पे गए तो बातचीत। सर खेत पे तो बातचीत ही नहीं, उसका अलग मजा है वैसे। नहीं वो अच्छा, खेत के अंदर चले गए तो बातचीत नहीं। करे वो बिना बातचीत के। कह रहे खेत के बाहर बातचीत, अंदर नो बातचीत। वो वाली खेत की बातचीत जो तुम कह रहे हो हमने तो देखी नहीं है भाई। तुमने जो अनुराग कश्यप की फिल्म देखी है लगता है। नहीं, वो वाली तो बातचीत हमने नहीं देखी, लेकिन बातचीत और बकैती और बतकही ये हमारे पूरे समाज में था। और बातचीत सारी की सारी पॉलिटिक्स पे ही होती थी, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरा देश ही बातचीत कर रहा है। सही बात। तो हमारी मतलब ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। सर सही पता है, खास हमें कुछ पता भी नहीं पॉलिटिक्स के बारे में। मुझे बहुत पता है लेकिन बात नहीं करता हूँ मैं। वो अंदर ही अंदर रखो ना तो ज्यादा बेटर है, बाहर ना निकालो। आपस में निकाल लेता हूँ मैं भड़ास। बिहार से कुछ लौंडे फ़ोन करते हैं या कुछ हमारे समय के बंदे फ़ोन करते हैं तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अब हमने सोचा कि यार अब इसको जो है सामने नहीं करते हैं, वैसे भी आचार संहिता चल रही है। हाँ। तो हम अपने सर्वे ना दे तो ज़्यादा बढ़िया है। सर आपने बोला कि गांव में जैसे आप कहीं जा रहे हैं चाय की टपरी पे तो बातचीत, और आपने एक शब्द लिया बकैती। हाँ, वो बकैती में जानना चाहता हूँ, आपके पुराने टाइम में कुछ बता सकते हो अगर कुछ याद आ रहा है आपको? इतना भी पुराना नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय ज़्यादातर हर बातचीत का जो मेन मुद्दा हुआ करता था वो पॉलिटिक्स। या तो लोकल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हो, या डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हो, या स्टेट पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हो। और सब ऐसे बात करते थे जैसे कि हम लोग शोएब अख्तर बॉल डालते हैं ना, तो हम कैसे बातचीत करते हैं कि यार उसने ना सारी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की, उसने थोड़ा अंदर वाला इन स्विंग मारता ना, अबे वो खेल रहा है, उसको पता है कि बॉल कहाँ से फिसल रही है, और जो वो रनअप पे दौड़ रहा है तो उसको पता है कि क्या मतलब वो घास और वो मिट्टी उसके शूज़ को कितना रोक रही है या उसको भगा रही है। तो हम लोग स्पेक्टेटर्स जो होते हैं ना, हम लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स हमको बहुत आता है, लेकिन जो सही मायने में उस जगह पे है, जो खेल रहा है, उसको पता होता है कि अंदरूनी क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, है ना। अभी देखो आईपीएल चल रहा है, अभी सब लोग अपना ज्ञान पेल रहे होते हैं, सब लोग, है ना, कि अरे यार इसने जो है ना, इसकी तो ऑफ की बॉल थी तो ऑफ में मारता ना, इसने ऑन में कहाँ मारा। तो ये सब चलता रहता है। तो बिहार में भी जो है हर आदमी पॉलिटिशियन है, और हर आदमी ऐसे बात करता है जैसे वो जो फला पॉलिटिशियन उसके बगल में बैठा हुआ था और उसको ज्ञान दे रहा है वो। तो सर ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल दबंग आदमी है वहाँ पे, हर कोई अपने आप को ऐसे समझता है कि हाँ, नहीं, वो तो मतलब हर दिन सरकार गिराते हैं, हर दिन सरकार बनाते हैं, वो ऐसे लोग हैं। सब अपने आप में भैया जी हैं। जी बिल्कुल। जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो बच्चे की जो अपब्रिंगिंग ऐसे होती थी कि जैसे ही उसने पढ़ना लिखना सीख लिया तो आपके जो अंकल जो हैं वो बुला के बोलते थे, अच्छा सुनो अखबार आया है, जैसा पहला वाला हेडलाइन और उसका न्यूज़ पढ़ो। तो हम लोग पढ़ते थे, है ना। अब हेडलाइन पढ़ा, फिर न्यूज़ पढ़ा, पढ़ते गए और वो सुन रहे हैं, हमारे जो बड़े बाबूजी हैं सुन रहे हैं। फिर उसके बाद बोला अच्छा एडिटोरियल पढ़ो, तो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं।
हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है इसी तरह के वातावरण में हुई है। मतलब आपने फिर तो ज्यादा बकैती बकैती नहीं करी आपने, एजुकेटिव बकैती कहेंगे नहीं तो इसे। उन लोगों ने सिखा दिया। और उस दौरान में टेस्ट मैचेस होते थे, वनडे का, हम जब बड़े हो रहे थे तब वनडे नहीं था, वो तो वर्ल्ड कप वगैरह में वनडे का सिस्टम था, 50 ओवर का मैच होता था। हमारे पिताजी जो हैं वो ट्रांजिस्टर लेके जाते थे। अब सुनील गावस्कर खेल रहा है और कपिल देव खेल रहे हैं, तो वो अब मैच चल रहा है समझो कि इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में परेशानी यह है कि मैच का जो कमेंट्री है वो सिर्फ बीबीसी करता था, बीबीसी की ब्रॉडकास्ट होती थी, उसमें अंग्रेजी एक्सेंट के साथ में कमेंट्री होती थी। तो हमारे तरफ के लोगों को सिर्फ आउट पता होता था एंड 2 रन्स 4 रन्स यही पता होता था, बाकी बीच में क्या बोला क्या हुआ पता नहीं चल रहा है, लेकिन कान पे लगाए हुए हैं सबके सब। और खेत में जो है खेत की जब खुदाई चल रही है, ये सब ट्रैक्टर चल रहा है, ये सब चल रहा है, और अरे आउट, अरे हाँ आउट हो गया सोच वहां से आवाज आई है कि बॉल गई है स्टेडियम के आउट, और वो करो आउट हो गया ये भी होता था। तो हमारी तरफ में एक मेरा दोस्त था राजकुमार सिंह, वो अभी भी है, तो वो अकेला था जो बीबीसी के कमेंट्री सुनता था। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है तो उसके छत पे जा करके वो सुनता रहता था बीबीसी के मैचेस, और उसकी कमेंट्री चल रही है, और वही अकेला था जो अंग्रेज नुमा था, जो सारी जो हंसी मजाक बीच में एंड द गावस्कर इज गोइंग बैक टू फ्रॉम, ये सब चर्चा है। तो मैं क्या बोल रहा है, नहीं अब जा रहा है जा रहा है, दूसरा वो जा रहा है, ये बोल रहा है। तो वो जो है सर ये तो बढ़िया एंटरटेनमेंट होता था। हाँ, तो ये तो सोचो कि अंग्रेजी में वैसे भी हाथ छोटे थे हमारे। हाँ। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी आते के साथ ही मतलब दिमाग का चिथड़ा उड़ गया, क्योंकि सारे के सारे जो मेरे क्लास में थे सब पब्लिक स्कूल से आए हुए थे, और वो समय ऐसा था कि ज़्यादातर पब्लिक स्कूल थे नहीं इतने ज़्यादा, और आजकल तो इंटरनेशनल स्कूल हो गए हैं बहुत सारे। तो मेरे क्लास में इतने सारे अंग्रेज़ थे, और सबके सब मुझे पैट्रोनाइज करते थे। ओह ही इज फ्रॉम हियर, ओके सो इट हैपेंस सो वी आर गोइंग, कुछ चाहिए तो बता। कभी ऐसा हुआ है लड़की के आगे आपको खड़ा कर दिया बात करने के, इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है? नहीं लड़की से बहुत फटती थी यार मुझे, अच्छा। क्योंकि आईपी कॉलेज की होती थी या एलएसआर की होती थी। तो मतलब सीधा, मतलब उस समय मैं एकदम इतना रिजर्व हो जाता था, और मतलब जैसे कहना इंट्रोवर्टेड। मुझे मेरी मतलब आप कहो कि मेरे पसीने छूटते थे, क्योंकि हम लोग छोटी जगह से आए हुए थे। अब ना हिंदी अच्छे से आ रही है आपको, ना आपको अंग्रेज़ी बोलने आती है। अब लड़कियों से क्या बात करोगे आप, और सारी लड़कियां जो हैं वो पब्लिक स्कूल से आई हुई हैं, आर.के. पुरम से या फिर मथुरा रोड से, उस समय में यही स्कूल थे, है ना। और सर ये आपने एकदम टॉप स्कूल के नाम लिए, वहाँ की छोरियाँ होती हैं कुछ? नहीं अभी तो यार, अभी तो बहुत सारे हो गए हैं। हाँ। अभी एमिटी ये क्या है, बसंत क्या नाम है, बसंत क्या पब्लिक स्कूल है, वो बाद में आया। हाँ तो बसंत वैली, हाँ तो बाद में हम थिएटर करते थे, तो वहाँ मैं जाता था थिएटर के वर्कशॉप्स वगैरह लेने के लिए। बाद में तो बहुत सारे बिरला पब्लिक स्कूल, ये वो, हम जिनके साथ मैंने वर्कशॉप्स भी किए, प्लेस भी किए उनके साथ में। एलएसआर के साथ मैंने मुझे प्लेस कराने के लिए बुलाया गया, तो तब तो मजा आया होगा। कोई मज़ा नहीं आया भाई साहब। मुझे पता चला कि लड़कियां भी कम बदमाश नहीं होती हैं, क्योंकि वो सारे जो मेरे वर्कशॉप की लड़कियां थी, वो उनको समझ में आ गया कि ये आदमी जो है बहुत शर्माता है। तो जैसे ही मैं घुसता था ना, तो लड़कियां वहाँ से जो कुछ लड़कियां लगा दी थे उन लोगों ने, और वो सीटियां मारती थी। अच्छा वाह सर, आप तो ड्रीम लाइफ ले गए। ये तो बढ़िया चीज है सर, ये तो लड़का सर कह रहे हैं तब होता था, अब नहीं होता, पता अब नहीं होता। अब होना चाहिए। वाह सर, और बताओ ना फिर कैसे आपने ओवरकम करा, मतलब क्या फीलिंग? ओवरकम नहीं, हम क्या कुछ ज़्यादा ही सीरियस लोग थे अपने काम को लेकर के। तो मैंने उनको जा कर के डांटा कि भाई मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग ये करा रहे हो,
लेकिन ये मत कराओ क्योंकि मैं काम करने आता हूँ यहाँ पे। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मतलब आपने झूठ बोला? झूठी बोलोगे कुछ एक बार तो आपको एक्टिंग करनी पड़ती है ना, टीचर वाली एक्टिंग। हाँ सही बात है सर। लेकिन नहीं, अगर ऐसे मौके पे आप गर्ल्स कॉलेज में जा रहे हो तब आपको पता चलता है कि लड़कियों पे क्या गुजरती होगी जब आप वो जो है लड़कों के बीच से गुजरती हैं वो। सही बात है। हाँ, तब आपको अंदाज़ा हो जाता है उस समय में। मैं तो 3-4 सिगरेट पी के सामने एक चाय की टपरी होती थी, अगर मुझे 1:30 बजे पहुंचना है वर्कशॉप लेने के लिए तो मैं 1:45 बजे से बैठ करके चाय पीता था, सिगरेट पीता रहता था। मतलब हाथ कांपते थे मेरे कि मैं अब अंदर घुसना है मुझे कैंपस के। पर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है सर, सिगरेट और चाय का। उस समय था, अब खत्म है बहुत साल से। सिगरेट नहीं वो सब बिस्की पीता ही नहीं मैं, हार्ड लिकर नहीं पीता। शौक बहुत बड़े हैं मेरे। शैंपेन पीता हूँ कभी कभी। सर शैंपेन भी हार्ड हो जाती है ज्यादा पी लीजिए। ज़्यादा पियोगे तब तो। वो तो सर शैंपेन तो रात भुला देती है कि क्या था कल रात को। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ सर ऐसा हो गया। जैसे क्या होता है, कभी हम पार्टी वार्टी करने चले गए तो क्लबिंग करी, नॉर्मल पैक चल रहे हैं, 2-3 के बाद ऐसा हो जाता है कि अब हमसे बड़ा कौन है, शैंपेन लाओ। हाँ। तो हम भी सर रहे तो वही है, मिडिल क्लास लड़के। अब थोड़ा भगवान की दुआ से सब ठीक है तो सेलिब्रेट कर। भाई तो विस्की के बाद शैंपेन पिएगा तो कुछ बड़ा ही होगा ना। तो फिर सर शैंपेन से खौफ बैठ गया कि भाई वो तो रात भुला देता है। नहीं, शैंपेन जो है ना बहुत ही कैजुअल ड्रिंक है। उसका टेस्ट भी डेवलप होना वो रहता है, मेरे को तो आज तक डेवलप ही नहीं हुआ। अच्छी वो थोड़े पैसे वैसे आते हैं तब जाके टेस्ट डेवलप होता है। अच्छा उसको पकड़ने का, गिलास को पकड़ने का अलग मजा है। सर उसको मुझे लगता है खोलने का ही क्रेज है, बस खोलने का ही क्रेज है, वो वहीं तक वही खत्म है उसके बाद फिर। बाकी सिर्फ चीनी है वो। सिर्फ चीनी है वो, कुछ है नहीं। मुझे लगता है आपको फैंसी ग्लास वाली चीजें ज्यादा पसंद है, वाइन भी आपको पसंद है अभी? हुआ करती थी, अब नहीं पीता उसको। अच्छा अब धीरे धीरे चीजें सरक रही हैं। अब कहाँ जा रहे हो सर? हार्ड लिकर से रेड वाइन से व्हाइट वाइन से शैंपेन, मतलब गई, खत्म, टाटा। शैंपेन भी जा रही है? हैं, गई ऑलमोस्ट गई। अपना गन्ने का जूस बढ़िया है। नहीं यार, अब तो शक्कर क्या। अच्छा अब तो शक्कर ही जिंदगी से जा रही है। अच्छा शुगर कट, बिल्कुल शुगर कट कंप्लीटली। देख नहीं था कितना मैं फिट फाट आदमी हूँ। आप ऐसे करते हो डेली रूटीन में जिम? बढ़िया, बहुत बढ़िया वाला। अभी आपकी इंजरी हो गई थी हमने सुना भैया जी के एक्शन में। अभी भी है। और बट सर आप नी फोल्ड करके बैठे हो, दिक्कत नहीं हो रही मेनिस्कस नहीं, हल्की हल्की दर्द तो हो रही है वहाँ पे, लेकिन चूंकि मेरा इलाज अब दिल्ली में ही मेरा इलाज होता है। अच्छा मैं आता हूँ 6-7 दिन, एक आयुर्वेदाचार्य है वो करते हैं, फिर तो वो दर्द जो है बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर उसका रफ यूज़ होता है। मैं सोच रहा हूँ इसका कुछ अलग कुछ किया जाए, मैं खोज रहा हूँ। इंडिया के बाहर भी खोजते हो आपकी? सब जगह खोज रहा हूँ मैं, मिल जाएगा मुझे। मैनिफेस्टेशन हो रहा है। बिल्कुल सर, आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? क्यों? पैसा जो आ गया। और सर कॉन्टैक्ट्स भी आ चुके हैं अब तो। सर वैसा पैसा बहुत बड़ी चीज है क्या? समझ नहीं, क्या लगता है आपको? पैसा वैसा इतनी बड़ी चीज होती नहीं है सर जितना वैसे हमने ये सुना जब आ जाता है तब रियलाइज होता है कि इतनी बड़ी चीज नहीं है। ऐसा कुछ है? मैं तो आपके हिसाब से कह रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा पैसे इस कमरे में ही बहुत सारे लोगों के पास है। आप ही लोगों के पास आजकल यूट्यूबर जो है ना बहुत बड़े पैसे वाले। सर एक बात बताओ, यूट्यूब की सच्चाई जो दिख रहा है ना, गाड़ी और बाइक वो भाड़े की भी होती हैं। देखो ये जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको। कुछ लोगों की होती है, तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा है कि तुम्हारे भाड़े की होगी। तो आपको कहा किसने हम पे गाड़ी और वो सब? सर हम तो भिज के आए एक गाड़ी में। सामान भी था, क्रू भी था, ये सारा जो अभी तो ठीक है, अभी तो इस उम्र में तो मतलब यार छत पे भी बैठ के आओ तो एक्सपीरियंस ही है वो तो। सर देखो कितना तगड़ा झूठ बोला, फॉर्च्यूनर में अकेला है और बाजी कर रहा है। हाँ नहीं, मैं समझ गया था क्योंकि कपड़े से तो लग रहा है बंदा। सर वैसे आप कुछ कह रहे थे पैसों को लेकर, कुछ आपका क्या टेक है? मतलब पैसे का मैंने ये रियलाइज किया है जिंदगी में, पैसा एक हद तक जरूरी है, एक हद तक जरूर, कि उतना कि जिससे कि आप बीमार पड़े तो अच्छा इलाज कर सको, और आपका बच्चा है तो उसको अच्छा एजुकेशन दे सको, एक ठीक ठाक कंफर्टेबल ज़िंदगी जी सको, इज्जत वाली जहाँ पे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज उसका अंत है नहीं, है ना। अंत तो मतलब अंबानी है ना। आपसे मतलब इस दुनिया में कितने अमीर लोग हैं और आप यूट्यूब करके, मैं एक्टिंग करके, मैं वो नहीं बन सकता हूँ। सही बात है ना। तो आपको ग्रीड की सीमा जो है आपको खुद बांधनी पड़ेगी। सर वैसे पहले थी कि
पैसे, जैसे कि आपने कभी ऐसा कुछ कभी हुआ है आपके साथ कि किसी रोल में पैसे कम मिल रहे हो और आपने ठुकरा दिया हो सिर्फ क्योंकि पैसे कम है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हमेशा अगर पैसे को बाय प्रोडक्ट मान के चलोगे ना तो ज़िंदगी में खुश रहोगे, क्योंकि अगर पैसे की डेस्परेशन अभी है तो बॉस जर्नी बहुत छोटी है फिर। और अगर आपका काम सर्वोपरि है, काम बड़ा है, तो पैसा आ जाएगा बॉस। सर लेकिन हाँ बोलो सर। फिर आपको ना आपको किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस टाइम लगता है। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को लेट से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैसा ही सर्वोपरि हो गया तो ये मान के चलो कि फिर आपकी यात्रा बड़ी छोटी रह जाएगी। ये मेरा अपना बहुत ही दृढ़ विश्वास है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेरा इसमें बिलीफ है, क्योंकि शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करोगे, क्वालिटी को लेके नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो बाय प्रोडक्ट को लेकर के। तो ये मान के चलो कि आपकी जर्नी बहुत छोटी होने वाली है। सर ऐसे आप बिलीव करते हो लाइक लग्जरी पे कि हाँ मतलब हर चीज़ लग्जरियस होनी चाहिए, मेरे घर में गाड़ी लग्जरी और ऐसा कुछ? मैं बड़ा मिडिल क्लास लाइफ हम लोग जीते हैं, है ना, बहुत ही मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं और हमें बड़ा गर्व है उस जीवन पे। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपनी एक इज्जत बना लेते हो ना सर काम से, तो लोग ही आपको उस तरीके की ज़िंदगी आपको देते रहते हैं, है ना। फिर हमको मांगना नहीं पड़ता उस चीज़ को, वो देते हैं। लेकिन वापस से हम जा कर के हम अपनी वही कंफर्टेबल एक अपर मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं, क्योंकि शांति है वहाँ पे। जब लालच कम है तो शांति ज़्यादा है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा ग्रीड और पीस, एंड वी चूज़ पीस ओवर एवरीथिंग एल्स। सर हमने सिर्फ सुना ही है, ऐसा कभी होता है किसी इवेंट में जाना है जैसे आपको, या किसी बॉलीवुड पार्टी या कोई भी एक्सवाइजी पार्टी में जाना है तो लंबी गाड़ी से ही जाना है, वहाँ पे तो पापाराजी है, वीडियो बनेंगी आपकी, बिल्कुल सोशल मीडिया पे जाएंगी, तो आप मेंटेन करते हो वो चीज़? देखो बहुत सही कह रहे हो तुम, बहुत ही पते की बात कही तुमने। एक होता है कि स्टेटस सिंबल, है ना। मेरे पास में एक बड़ी गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी, छोटी सस्ती गाड़ी, जानबूझ करके रखा है। सस्ती वाली बता दो। नहीं, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि वो जानबूझ करके रखी है हमने, क्योंकि उसको मैं चलाता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं बड़ी गाड़ी नहीं चला सकता, मुझे जो है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं पार्किंग कहाँ करूँगा, और मैं फिर उसका हर चीज़ सीखो कि उसका ब्लूटूथ कैसे लगाओ, स्पीकर कैसे लगाओ, और उसको पार्किंग कैसे करो। 25,000 चीज़ें कॉम्प्लिकेशन है उसमें। चलने दो, भारत देश का ये अभिन्न अंग है ये। तो छोटी गाड़ी लेता हूँ और मैं आसपास के इलाकों में ग्रोसरी शॉपिंग, ये वो सब्जी वगैरह लेने के लिए, या कहीं हम लोग जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट पे, मैं और मेरी वाइफ वगैरह सब, मेरी बच्ची जा रहे हैं, तो हम लोग खाना खाने के लिए उसी में जाते हैं। मैं चलाता हूँ, ड्राइवर नहीं होता है तो, और हम इजी रहते हैं उसमें। तो व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग कि वी चूज़ पीस ओवर एवरीथिंग एल्स। अगर मुझे अपने गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देने के लिए मुझे कोई फिल्म करनी पड़े, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो अगर मैं भैया जी कर रहा हूँ तो भैया जी मैं किसी खास मकसद के लिए कर रहा हूँ, वो कोई और चीज़ है जो मुझे ड्राइव कर रही है उस फिल्म को करने के लिए, तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँगा, ना कि ये जो है ना मुझे 50 करोड़ रुपए देगी। वो आ जाएगा भगवान की दया से, अगर मेरा होगा लिखा हुआ, आई बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव इन फेट, आ जाएगा। नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। फोकस ये है कि एक्सेल करूं काम में, क्वालिटी काम करें और अपने टर्म्स पे जिए, वो ज़्यादा शांति देता है। तो भैया जी में आपको क्या ड्राइव कर रहा है, मतलब क्या ड्राइव करा आपने? हाँ, सो भैया जी, ये जो स्टोरी आइडिया था ये मेरे दिमाग में था। अब मैंने सोचा था कि मैं मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा या फिर इंडिपेंडेंट फिल्म, जहाँ पे रिवेंज का साइकी जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, कि रिवेंज लेने का साइकी क्या होता है, उसको हम लोग उस पर डिटेल में जाएंगे। तो अपूर्व सिंह कार्की मेरे साथ बंदा कर रहा था फिल्म, उसने कहा सर मुझे दे दो, क्योंकि मैं नैनीताल का हूँ और मैं तेलुगु तमिल कमर्शियल फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ, मेरी बड़ी इच्छा रही है स्लो मोशन वाली फिल्में करने की। वो हमारे दोस्त है वैसे। हाँ, तो
मैंने कहा ठीक है, बहुत ज़िद किया उसने, मैंने कहा ठीक है ले ले। फिर बाद में कहता है कि सर मैं चाहता हूँ कि आप जो है करो। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर में उतनी ताकत नहीं है ना, मैं क्रॉस कर चुका, एक हाथ से क्रॉस कर चुका हूँ, मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी ये सब करते हुए। उसने कहा सही सर, आपने सब कुछ ख्याल रख के करेंगे सर। और उसने जो है मुझसे सहमति ली। लेकिन अपूर्व की एक चीज़ कमाल लगी मुझे, जिसको लेकर के मैंने हाँ बोली। मैंने बहुत सारे मेन स्ट्रीम फिल्में मुझे ऑफ़र हुई जो मैंने नहीं किया। वो सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लोग हमेशा, जो मेन स्ट्रीम डायरेक्टर थे, वो कहते थे सर ये फिल्म ना, ये सारी चीज़ें हैं ये चलेंगी, इस तरह की फिल्में चलती हैं। अपूर्व ने ये बात कभी नहीं की। वो उसका पैशन था कि मैं बचपन में मैंने एक सपना देखा था कि मैं तेलुगु तमिल मेन स्ट्रीम फिल्म बनाऊंगा, उसके तर्ज पे अपने नॉर्थ इंडिया की फिल्म बनाऊंगा। तो उसका पैशन था टू मेक दैट काइंड ऑफ अ फिल्म। सो आई वेंट विद हिज कन्विक्शन, बिलीव मी। उसी के कन्विक्शन से गया एंड आई हैड फन डूइंग दिस। आई हैड, मतलब बहुत सारे रिस्क थे। और उसने लिया एस विजयन, एक्शन डायरेक्टर, जो कि सारे बड़े स्टार के साथ वो काम कर चुके हैं इस हिंदुस्तान के सारे, मतलब तेलुगु तमिल हिंदी सबके साथ में। और उस आदमी ने कहा मुझसे, पहली बात जो विजयन सर ने कहा, मनोज सर आई वांट यू टू डू ऑल योर स्टंट्स। मैंने कहा सर नो आई कांट डू इट। हाँ नो सर, आई विल मेक यू डू इट। आई एम 71 years old सर, डोंट वरी। तो उन्होंने जो है मुझसे 98% स्टंट कराए। ही पुश्ड मी, ही चैलेंज्ड मी एंड एवरी डे मैं सोचता था यार आज भगवान किसी तरह से बचा लेना। और करते करते 18-19 दिन का एक्शन मैंने ख़त्म किया था। अरे बाप रे। मेरी लग गई, देखो मेरा घुटना गया, मेरा गर्दन गया, बट लेकिन जब एंड प्रोडक्ट देखते हो तो आपके मुंह से सिर्फ एक आवाज़ निकलती है, थैंक यू विजयन सर। अरे वाह सर, लेकिन ये बात है, हमने भी देखा ट्रेलर, ये सभी लोगों ने देखा है, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता सर इसे, जो आपने किया है ना, मतलब ये तो अलग है सर। थैंक जैसे यू भैया जी सुन लिया तो फिर आप ही आओगे माइंड में। थैंक यू यार। सर वैसे क्या, जैसे आपने कैरेक्टर में घुसे, स्टडी करा, तो क्या लगता है ये गैंगस्टर वाली लाइफ फन है कि जो चाहिए मिल गया, अपने नाम चल रहा है, पूरा रुतबा चल रहा है, रौला जमा हुआ है, कि ये यही बन जाते, बदमाशी कर लेते कभी? पता है ये भैया जी का किरदार कमाल है यार। जब भैया जी फिल्म शुरू होती है ना, भैया जी वो सब कुछ छोड़ चुके हैं, कई साल हो चुके हैं। हाँ, लेकिन एक पारिवारिक आदमी हो चुके हैं। वो परिवार को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा परिवार से जुड़े हुए हैं। सौतेली माँ है, सौतेला भाई है, भाई जो कि उम्र में बहुत छोटा है, आधे उम्र का है। और भैया जी की शादी जो है बहुत लेट हो रही है। उनके जो है शादी वाले घर में जो है मंगल बैठा हुआ था। तो मतलब तो इस तरह से शुरुआत होती है और आपको लगता है कि बड़ा शांत आदमी है। बट जब परिवार पे बात आती है, जो व्हेन ही इज कंप्लीटली पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, देन ही हैज टू चॉइसेस। ईदर ही गोज बैक टू हिज पास्ट और ही डजंट गो बैक टू हिज पास्ट, बिकॉज पास्ट का वो कॉन्सिक्वेंस जानते हैं वो, है ना। तो इस तरह की कहानी है यार, बहुत ही इमोशनल कहानी है। हमारे नॉर्थ की कहानी है। नॉर्थ के हर स्टेट में, हर ज़िले में एक भैया जी है, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो या बिहार हो, हर स्टेट में एक भैया जी। सर स्टेट तो आपने बड़ा कह दिया। हाँ, सेक्टर में मान के चलो, मोहल्लों में मानो, हर मोहल्ले में भैया है। स्कूलों में भी भैया जी है, हर कॉलेज का एक भैया जी है, हर जगह के एक एक भैया जी बटे में। तो इस तरह की कहानी है यार, जो कि नॉर्थ के हर आदमी से ये कनेक्ट करेगी। और ये अपूर्व आपका दोस्त है। हाँ। ये उसी का विजन था, उसी का पैशन था। और आई जस्ट वेंट विद इट, आई वेंट विद हिज कन्विक्शन एंड हिज पैशन। वो आदमी मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन मुझे लगा यार अगर मुझे ग्रो करना है ना, अगर मुझे कुछ नया करना है, देन ये नए डायरेक्टर्स के विजन के साथ मुझे जाना पड़ेगा। मुझे उनको रोकना नहीं है, मुझे फैसिलिटेट करना है उनको। एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन। वाह सर। तो सर वैसे आपको कभी वैसे लाइफ में जरूरत पड़ी है किसी भैया जी की कि कोई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना, जब आप दिल्ली आए थे घर से दूर, या बिहार में चांदनी चौक में बहुत सारे थे। कुछ कभी जरूरत पड़ी है? कुछ किस्सा बता सकते? चांदनी चौक के बहुत सारे पहलवान थे। अच्छा। हाँ, उस समय में अखाड़े हुआ करते थे। अभी पता नहीं है कि नहीं यार। अभी तो कम हो गए। हाँ, पहले अखाड़े हुआ करते थे।
पहलवानों के, वो पहलवानों के अखाड़े मतलब कि आप समझो कि वही लोग रूल करते थे। दिल्ली में अलग अलग एरिया के अखाड़े होते थे, और जिससे में हम थिएटर किया करते थे यहाँ पे। और हम जब मैं पढ़ता था तो रामजस कॉलेज और हिंदू कॉलेज में बड़े झगड़े होते थे, बहुत झगड़े होते थे, बाप रे बाप। फिर बिहारी धीरे धीरे बढ़ने लगे तो बिहारी और बाकी के स्टेट के लोगों के बीच में बड़े झगड़े होते थे। अच्छा। अरे मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। तो हम लोग जहाँ से आए थे हमने सोच के आए थे कि यार ये सब झगड़े में पड़ना नहीं है, अपने गोल को चेज करना है। तो मैं भाग जाता था, मैं जब भी झगड़े कुछ होता तब मैं दूसरी तरफ चला जाता था मैं। अच्छा। वाह सर, फिर आपके दोस्त तो आपकी बहुत खिंचाई करते होंगे कि यार इसको नहीं बुला सकते। नहीं, उनको पता था कि ये कहाँ से आ रहा है, तो उनको हमेशा लगता था कि ये आएगा हमारे साथ तो हमें बल मिलेगा। और मैं उनको कहता था नहीं, मैं झगड़े लड़ाई में नहीं जाऊँगा, मुझे जो है ये सब देख के आया हूँ मैं, और मैं जिस काम से आया हूँ मैं उस। तो बेसिकली क्या था कि आई वाज सो पैशनेट अबाउट लर्निंग थिएटर एंड अदर थिंग्स। और मैंने दिल्ली पहली बार देखा था, इतना बड़ा शहर, so I didn't want to lose my focus. एक्टिंग वैसे कोई चटकी चीज है, कोई चटकी आदमी करेगा, तो आपको उस टाइम ये रियलाइज हो गया था कि भाई एक्टिंग में घुसना है, क्या वजह क्या थी? नहीं, बचपन में था मैं, हाँ 10-12 साल की उम्र में ही मेरे अंदर में आ गया था वो। तो मैं एलोकेशन कॉन्टेस्ट ये और अपने स्कूल स्किट इन सब चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, वहीं पे अपनी भड़ास निकालता था। बिहार में उस समय में ऐसा था कि अगर बता देता कि मुझे एक्टर बनना है तो वो निकलने नहीं देते वो, क्योंकि उस समय इस प्रोफेशन के लोगों को मतलब कहते थे भांड है, देखने चले जाते थे, लेकिन कोई बनना चाहे तो नहीं बनने देते थे, कभी नहीं। बोलते थे गलत काम है ये, गलत काम है ये, भांडगिरी क्या, हाँ क्या भांडगिरी ये वो। हाँ। सर आपके यहाँ भांडगिरी बोलते हैं? हाँ भांडगिरी। अच्छा। हाँ। मेरे ग्रैंडफादर बहुत गुस्सा हुए थे जब उन्होंने सुना कि ये भांडगिरी करने हाँ लगा। मतलब थिएटर करने लगा था। उन्होंने बात करना मुझसे बंद कर दिया था। बस बात करना बंद करा था या हाथ और पैर भी चले गए थे? नहीं, वो हाथ पैर उन्होंने नहीं चलाए, लेकिन बड़े उस मामले में नॉन वायलेंट आदमी थे, लेकिन बात करना ज़रूर बंद कर दिया था उन्होंने। जी, मुझे देख के ऐसे करते थे ऐसे बगल से निकल जाते थे, आपस अपने में ही बात करते हुए, पता नहीं। सर जैसे आप बता रहे हो कि आपको 10-12 साल से अंदर आ गया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है। यहाँ पे आके आपने एक्टिंग सीखी भी, तो मतलब मुझे ये जानना है कि ये क्या चीज़ होती है जो बंदे के अंदर से आ जाती है कि वो एक नेचुरली गुड एक्टर है, या फिर वो अगर कोई नेचुरली गुड एक्टर नहीं है तो वो फिर थिएटर में जाके सीख भी सकता है? डिफरेंस होता है कुछ मतलब? देखो, दो चीज़ें हैं, या एक बंदे का ना मैथ्स बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया मैथ्स होता है बचपन से, और वो स्कोर करता है 98, 99, और वो इवेंचुअली जा कर के वो IIT वगैरह में उसका हो जाता है। दूसरे तरीके के इन IIT वाले क्या होते हैं, वो बचपन से अच्छे नहीं होते, लेकिन साले मेहनत कर करके बैठे रहते हैं, इधर उधर ट्यूशन कर करके पढ़ाई कर करके घिसते रहते हैं, और उनका 85 आता है ना। तो IIT में जाने के बाद दो तरीके के स्टूडेंट हो गए। एक तो नेचुरली बहुत अच्छे हैं, जो पैदा हुए हैं, जिनको मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। दूसरे जो घिस के आए हुए हैं। तो दो तरीके के इंजीनियर निकलते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो है डेस्टिनी बड़ी काम करती है वहाँ पे, कि जो घिसा हुआ है पता चला वो ज़्यादा अच्छे पोस्ट पर लग जाता है, और जो 98, 97 लेके आया है वो सब छोड़ छाड़ करके बम्बई में स्ट्रगल करता है डायरेक्टर बनने के लिए। यू अंडरस्टैंड? तो आप सीख सकते हो, अगर आपके अंदर में नहीं है तो क्राफ्ट सीख सकते हो। आफ्टर दैट इट इज़ अप टू यू कि आप कितना आगे तक सीखते रहना चाहते हो। कुछ लोग जो बहुत टैलेंटेड होते हैं एक समय पर जाके छोड़ देते हैं, हाँ छोड़ देते हैं, वो फिर लेज़ी हो जाते हैं या डिसइल्यूजन हो जाते हैं। कुछ लोग जो लगातार सीखते रहते हैं, लगातार नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो बहुत बढ़िया एक्टर शुरू में ना रहे हों, बट इवेंचुअली पता चलता है कि वो कहीं और निकल गए। तो डिपेंड करता है यार कि आपके अंदर में कितना पैशन है, कितना लगन है उस चीज़ को लेकर के। लेकिन मैं तुम लोगों का इतिहास जानना चाहता हूँ। 3 लोग तुम लोग कैसे मिले और कैसे डिसाइड किया तुम लोगों ने कि ये हम पॉडकास्ट शुरू करेंगे? सर वैसे हम तीनों स्कूल फ्रेंड्स हैं, थर्ड क्लास से, यहाँ नोएडा। तीसरी क्लास से
कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा से अच्छा हम पढ़े कैम्ब्रिज हुए स्कूल हैं। नोएडा से पढ़े हुए हैं। तो मतलब तब से दोस्त हैं हम, साथ में फुटबॉल खेलते थे स्कूल में और मटर कश्ती करते थे। फिर जब कॉलेज में आए तो कुछ चालू हुआ सोशल मीडिया का रुतबा कि यूट्यूब करो, इंस्टाग्राम करो। राइट। फिर हमने स्टार्ट करा, अपने बीटेक करते हुए मैंने किया कि यार मैंने बीटेक किया तुमने? बिना बीटेक किया। हम दोनों डीयू से ही थे। बीकॉम ऑनर्स करा हमने, आपके पड़ोसी हम केएमसी से। केएमसी से डीसीएसी और डीसीए से हो तुम? ओके। मेरा मत पूछना। ये एमिटी से है। एमिटी से। तो मैंने कंप्यूटर साइंस किया, सेकंड ईयर में समझ में आ गया था कि अब तो कुछ और करना पड़ेगा। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि यार कुछ करते हैं सोशल मीडिया पे। फिर हम इसका इंटरेस्ट था एक्टिंग में, इसका भी इंटरेस्ट था एक्टिंग में। सर वो जो आप कह रहे थे ना फर्स्ट कैटेगरी की, बचपन से कुछ ना कुछ था Right, पर कभी तराशा नहीं, इंटरेस्ट था कि बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बात चली रही है, Right, हंसा right. रहे हैं, मजा आ रहा है, टेंशन मिल रही है। हाँ, हाँ, हाँ। वो वाला गेम था। तो थोड़ा ऑब्जर्व करा मार्केट में चल क्या रहा है। तो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स, तब ना फेसबुक एरा था, हाँ। तब बड़े लिमिटेड इंटरनेट मिलता था सबको, और फेसबुक पे 2-2 मिनट की, 5-5, 2-2 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 30-30 सेकंड की वीडियो बनती थी। जी जी। वहां से शुरुआत हुई सर हमारी। स्टार्ट जब हमने करा था तो 3-4 लोग ही थे यूट्यूब पे इंडिया हाँ, में, हाँ। उनमें से हम एक थे। ओ तो फिर वहां से जर्नी हमारी स्टार्ट हुई और तो अब फिर सर 9 साल हो गए। 9 years. Wow. You are a legend now. वेटरन। हम पायनियर्स में आएंगे। तो सर फिर अब 2 साल पहले सर ये ट्रेंड हमने देखा, बाहर पॉडकास्टिंग का ट्रेंड चल रहा है। हाँ। इंडिया में ग्रुप पॉडकास्ट कोई नहीं कर रहा था। Right. असल में सर हमारी एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं है। हमने स्टार्टिंग में एक्टिंग कर रहे थे, हम कॉमेडी स्केचेस करते थे। नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, मैं सच में कहूँ, ये पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ जहाँ पे 3 लोग हैं। हाँ एंड सबसे सूदिंग क्या है मैं आपको बताऊँ, मैंने क्यों पूछा, क्योंकि तीनों लोग आप लोग स्कूल से साथ में हैं जी। और दोस्ती जो है पॉडकास्ट तक आ गई है और 9 साल से आप लोग ये कर रहे हैं। कुडोस टू यू गाइस। थैंक यू थैंक यू सर। सर। है ना, 3 cheers to your friendship। ऐसी होनी चाहिए सर दोस्ती ना, कम सुनने को मिलता है, होनी नहीं, दोस्तियाँ तो ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं हो यार। हाँ ना, तो अकेले रहो। आपके ग्रुप में कौन कौन है सर दोस्त? बहुत सारे। वो बिहार वाला कोर ग्रुप? बिहार के कोर ग्रुप में हैं। अब मैं यहाँ से जाता हूँ जब, तो बेतिया शहर जहाँ से मैं पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे बोर्डिंग में था मैं, वहाँ से बहुत सारे हैं। और मेरे गांव के बहुत सारे दोस्त हैं। गांव में मैं 3री-4थी तक पढ़ा था, वहाँ से भी हैं। और फिर थिएटर से, दिल्ली थिएटर से बहुत सारे हैं। रामजोस कॉलेज से बहुत सारे हैं जिनका अलग ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। अच्छा, ग्रुप है। और सिर्फ गाली गलौज होती है उसमें। आप भी एक्टिव हो उसमें? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कह रहे मैं तो वॉइस नोट भेजता हूँ। सर ग्रुप पे और चीजें भी शेयर होती हैं वैसे? नहीं, मीम वीम आपने अपने मीम? अच्छा, ये एक चीज़ मैंने, एक शर्त है कि इनके बच्चों के शादी में अभी हाल फिलहाल में काफ़ी गया मैंने कहा एक शर्त पे आऊँगा तुम लोगों की शादी में, अगर तुम लोग माइक पे ये नहीं बोलोगे कि मैं तुम लोगों की क्लास में था। अच्छा। क्योंकि ये सब थके हारे बुढ़े मोटे हो गए। सही बात है। सर कभी ऐसा होता है जैसे आप दोस्तों से मिल रहे हो, अब जैसे आपने इतना काम कर लिया, सब कुछ बढ़ ही गया, अब आप गांव में जा रहे हो, तो फिर आपका रवैया थोड़ा अलग है, उनका अलग है नेचुरली। राइट। आगे से आपको सुनने को मिल रहा है, साले में एटीट्यूड आ गया बे। हाँ ना, एक ने कहा मुझे, एक को मैं पहचान नहीं पाया, बहुत भीड़ थी। हाँ। तो मैं उसको पहचान नहीं पाया, तो मैं इधर जाता था तो भीड़ इधर, फिर इधर तो मतलब भीड़ इधर, और वो एक ही आदमी तो ऐसे देख रहा था। तो मुझे लगा कि कोई है जो एटीट्यूड दे रहा है। अचानक से उधर से आवाज आई, कृष्ण के घर सुदामा आए हैं। मैंने कहा कौन हो भाई तुम सुदामा? भूल गए। ठीक है, बड़ा आदमी होने पे भूलना स्वाभाविक है। अच्छा, अब देखो वो अब जो था, जहाँ पे मैं छोड़ा था मैंने उसको, मुझे याद नहीं आ रहा था कि अब इस स्थिति में है वो, जहाँ पे आधे से ज़्यादा बाल उसके सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी भी बेतरतीब है, 3 दिन से नहाया नहीं है ना। तो उसने मेरे ऊपर एक कमेंट मार दिया। तो मेरे बगल में खड़ा था मेरे भाई, उसने कहा कि अरे भाई ये वो वाले भैया हैं, मतलब आपके क्लासमेट। मैंने कहा तू है? और क्या, मत पहचानिए, ठीक है, स्वाभाविक है, बड़ा होने पे आदमी नहीं पहचानता है। तो इसमें उल्टी ही बात। तो आपने आगे से कुछ तो मैंने उससे गले मिला, मैंने कहा तू इधर आजा, चलिए आ रहे हैं।
आगे से डबल फेंका है, डबल एटीट्यूड। डबल एटीट्यूड, डबल मतलब। अच्छा चलिए आते हैं, चलिए हाँ ठीक है, बुला रहे हो तो आ जाता हूँ, वरना आता नहीं। आता नहीं मैं। तो सर वैसे जब आप कैचअप करते हो कैसी महफिल बैठ, बहुत कमाल हुआ थी, मतलब आप क्या बातें होती है? तुम लोगों को आना चाहिए मेरे साथ में, मेरे गांव में पॉडकास्ट करने के, तब मजा आएगा तुम। बिल्कुल सर, खेतों में करेंगे। ऐसे बढ़िया। नहीं, खेतों में ना करो। खेत में क्यों, खेत में कुछ और करने जाता है। सर अब आपने एग्री कर लिया। नहीं, लोटा लेकर गया। अच्छा सर, वो तो मैदान नहीं होता खाली, रेलवे स्टेशन वगैरह? बहुत ज्यादा है सर वहाँ तो सांप काट लेगा ना, खेत वेत में क्या पता। भाई, आँख तो है। सर पीछे पीछे थोड़ी आंख है, पीछे पीछे कहाँ आंख है? सांप पे थोड़ी बैठ जाओगे तुम। इधर उधर देखोगे, अपना सही जगह देख के बैठोगे ना। सर रेंगता हुआ आ जाए, पता नहीं ना, उस पे गिर जाए कोई पीस। अगर तुम स्थिर रहोगे तो नहीं काटेगा। अच्छा, सांप भी अपने बचाव के लिए काटता है, हाँ। ठीक है ना। अगर तुम्हारा पिछवाड़ा जो है स्थिर रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कौन, एक ही आदमी या दो है। कौन आदमी खेत में डिपेंड करता है, एक है दो है, नहीं, दो ऐसा नहीं होता है कि दो पिछवाड़ा सटा के बैठे होते हैं, एक उधर बैठता है एक उधर बैठता है यार। सर लेके जाना पड़ेगा इनको, जरा दिखाना। इसको तो लगता है गांव देखा ही नहीं है। नहीं सर, अभी पता चल गया तुम फॉर्च्यूनर से आए हो। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर कलर भी बता दिया। अच्छा, दिल्ली के लोगों की ना गाड़ी नहीं खराब होती, पता है ना तुम्हें? क्यों सर? या दिल्ली के लोग गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। वो हमेशा गाड़ी के ब्रांड में जाते हैं। हाँ। भाई ऑडी से आया, हाँ भाई ऑडी खराब हो गई, हाँ। भाई मेरी ऑडी जाम में फंस गई, मेरी मर्सिडीज फंस गई, मैं फॉर्च्यूनर में आया। तो मुझे पिक कर लेगा, मेरी मर्सिडीज सर्विस पे गई है। सर्विस में गई। सर ये तो आपने सही कहा। हाँ, ये दिल्ली के लोग सर हैं। कुछ मुंबई का बता दो, अगर आपने दिल्ली का बता दिया तो वहाँ के लोग का थोड़ा रवैया कैसा होता है? मुंबई में क्या होता है ना, क्योंकि अगल बगल से हर तरीके की गाड़ियां गुजरती रहती हैं, तो आदमी ऐसे ही ना बड़े इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो वो बोलेगा मर्सिडीज, तो दूसरा वाला बोल सकता है कि मैसेराटी आई ये मेरी। हाँ। तो इसलिए वो हमेशा इन्फीरियोरिटी में रहता है कि कहीं ये मैसेराटी न बोल दे। सही बात। सर वहाँ ऑटो का भी तो अलग ही सर रुतबा वहाँ है। सबसे रुतबा है ऑटो वालों का। हाँ, वो नहीं देखते सामने मर्सिडीज है क्या है, बिल्कुल ऐसे जाके पप्पी दे ही देते हैं बिल्कुल। नहीं, वहाँ पे हर मर्सिडीज में चढ़ने वाला, मैसेराटी में चढ़ने वाला ऑटो में बैठने से कभी शर्माएगा नहीं। हाँ। क्योंकि उसको पता है कि ऑटो मुझे आराम से कम समय में पहुंचा देगा। कम समय, हाँ। कम पैसों में। हाँ। मुंबई इस मामले में बड़ा लेवलर है, लेवल करता है हर चीज। पर अगर लोगों की बात करें तो लोग आपको कौन से ज्यादा अच्छे लगते हैं? नॉर्थ साइड आप जहाँ से हो वहां से, या फिर बॉम्बे के लोग ज्यादा पसंद है? देखिए, दिल्ली बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है दिल्ली। और आदमी जो है ना, मुंबई वाले बड़े अच्छे हैं। हाँ, मुंबई वाले तो अगर एक्सचेंज कर दो तो कमाल हो जाए। पर सर मुंबई में ऐसे ही लगता है आपको कि भाईचारा थोड़ा कम है, काम से काम ज्यादा मतलब है? क्योंकि हम भी गए इतनी बार, हमें थोड़ा फील होता है कि काम से मतलब है, तो बातचीत हो रही है। भाईचारा नहीं, ऐसे दिल्ली में होता है ना, जहाँ तू खड़ा है, जहाँ लफड़ा हो गया वहां आ जाऊंगा, वो जैसे सिस्टम भैया जी का रहता है। वो नहीं होगा, वो नहीं है। मुंबई जो है फाइनेंशियल सिटी है एट द एंड ऑफ द डे यार। लेकिन एक चीज़ है कि जिनके साथ दोस्ती है उनके साथ आप उनको बुला करके आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि सबके सब सुबह से लेकर रात तक भाग रहे हैं। उसमें एक बंदा रह रहा है आपको न्यू बॉम्बे में, एक बंदा रह रहा है चेंबूर में, या एक बंदा रह रहा है मेरा रोड में, और आप रह रहे हो अंधेरी में, और सब अपने अपने घर के लिए भागते हैं। और घर के लिए पहुंचने में उनको अपने ऑफिस से 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। तो आप सबको एफर्ट करना पड़ता है मिलने के लिए, बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो मुंबई वो एफर्ट मांगता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एफर्ट करना। दिल्ली में क्या है ना, गोल है, दिल्ली गोल है। नोएडा से भी मैं रात को 8:30 बजे निकलूँगा ना, बाय 9:15 आई विल रीच मेरिडियन टू हैव पार्टी विद यू, या खान मार्केट में 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। सर आप खान मार्केट में चिल करते हो, वहाँ बैठते हो? बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा। अभी तुम लोगों का नहीं होता तो मैं वहीं बैठा होता। तो इसके बाद चल लेते हैं सर। चलना, अब चलोगे? हाँ चलो। चलो फिर आज चिल करते हैं। सर अभी थोड़ी बात और कर लेते, फिर चल लेंगे। अभी कितनी बात करें? कह रहे बाकी बातें टेबल पे विद शैंपेन। सर कह रहे मैं बढ़िया पॉडकास्ट सेंड कर रहा था नेचुरली, चलो तुम कह रहे हो और बातें करते हैं।
अच्छा सर, आप वैसे जैसे आप कह रहे हो कि मतलब आपके अगर देखा जाए, आप हमेशा कहते हो अंग्रेजी मेरी वीक रही है, अंग्रेजी को लेकर हमेशा कहते हो आप बढ़िया अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो, अब आपने कैसे कहाँ से बहुत अडाप्ट साल, किया? अब बहुत साल यार, बहुत मेहनत की। और अभी मैं तुमको बताऊं, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, जो आप बचपन से जो आप भाषा बोलते हो ना, वो आप जब से होश संभाल रहे होते हो ना, तो वही भाषा आपके कान में पड़ रही होती है। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा ईजी हूँ भोजपुरी में, मैं कभी भी सोते हुए भी मैं उठ करके भोजपुरी बोलना शुरू कर सकता हूँ। लेकिन मैं हिंदी जब बोलने की बात आई, तो हिंदी में भी मेरा हाथ बहुत छोटा है, बहुत छोटा हाथ, क्योंकि ये सीखी है मैंने। वो भी अगर हिंदी सही मायने में जो कंफर्टेबल है, वो बहुत ही एक्सेंट वाली है मेरी, वो कंफर्टेबल है। कहा ठीक है, जा रहे हो, हाँ अच्छा आ जाओ, चलो हन आते हैं, आई लव यू, है ना। समझ गए ना। तो ये मेरा कंफर्ट। अलर्ट में दिल्ली वाली हिंदी है, क्योंकि मैं 18.5 साल की उम्र से मैं दिल्ली में रहा। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो दिल्ली आ गया, तो मैं पूरे अलर्ट सेंसेस के साथ में दिल्ली वाली हिंदी है। तो अंग्रेजी भी मेरी बहुत अलर्ट सेंसेस वाली है, जो मैंने अक्वायर्ड लैंग्वेज है। मैं थक जाता हूँ अगर अंग्रेजी में इंटरव्यू देना पड़ता है, तो मैं 15 मिनट में ना ऐसा लगता है जैसे कि 5 किलोमीटर भाग के आया हूँ। लेकिन आप बहुत फ्लुएंट बोल रहे हो। मुंबई इट्स अ फाइनेंशियल सिटी, यू नो। जैसे आपने वो एक लाइन बोली ना। वो ऐसी फ्लुएंसी निकली एक लाइन मेरे को, यार बढ़िया। भाई तू अमेरिकन फिल्म में काम थे, तुझे लगेगा अमेरिकन बोल रहा है, हाँ, है ना। तो वो तो हमारा काम रहा है ना, तो कर देंगे। हाँ। अच्छा सर, एक बात ना शुरू में हमारी हो रही थी, मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस कुछ वैल्यू लेके जाए उस बात से कि आप जैसे छोटे शहर से यहाँ आए, एक टाइम पे आपको घबराहट थी लोगों से बात करने में, बहुत ज़्यादा दिल्ली का कल्चर नया लग रहा था। तो मैं चाहता हूँ कुछ टिप दो, क्योंकि हर रोज़ छोटे शहर से लोग बड़े शहर माइग्रेट कर रहे हैं, कुछ सपने उनके भी हैं। तो मैं चाहता हूँ वो कुछ लें आपसे इंस्पिरेशन। मैं जो लोग गांव से, जैसे मेरी तरह से लोग आते हैं या छोटे शहर से आते हैं, मैं सिर्फ उनको कहूँगा कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो। पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। कि अगर मैं बिहार से आऊँ तो सिर्फ बिहारी लोगों के साथ रहूँगा, या मैं यूपी से आऊँ तो सिर्फ यूपी के लोगों के साथ रहूँगा, क्योंकि कंफर्ट में आप घुसते हो। जब आप कंफर्ट में जाते हो तो आप कुछ सीख नहीं पाते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि अपना कंफर्ट छोड़ करके अपने दोस्त बनाओ जो यहाँ के लोग हैं, तो वहाँ पे आप नई चीज़ सीखते हो। फिर आप डिसाइड करो कि क्या चीज़ आप अपने अंदर रखोगे या क्या चीज़ नहीं रखोगे, जो मैंने किया। अब मुझे अंग्रेज़ी सीखनी थी भाई, अब मैं तो ये कमाल का किस्सा बनाता हूँ। तो मेरे जितने पब्लिक स्कूल वाले थे वो पैट्रनाइज करते थे, तो वो टूटी फूटी हिंदी में मुझसे बात करते थे, क्योंकि उनको लग गया कि इसको अंग्रेज़ी आती नहीं है। तो मुझसे अंग्रेज़ी में बात नहीं करते थे, वो टूटी फूटी हिंदी में बात करते थे, ताकि ही इज़ फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो नो इट्स ऑलराइट मनोज, तो करके वो हिंदी में बात करते। ठीक है, तुम एक काम करो कि एक वो जो चिकन आज रात को हम लोग उधर कुक करेंगे, तो इस तरह से बात करते थे। तो मुझे ये बात लग गई कि भाई ये मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, मेरी अंग्रेजी अच्छी होगी नहीं। तो मैंने एक लड़के को पकड़ा, उसको बेस्ट फ्रेंड बनाया, वो था नाइजीरिया का। अच्छा, है ना। तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, क्यों? क्योंकि वो मुझे जज नहीं करता था ना, मैं उसको जज करता था। तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए, हम दोनों अंग्रेजी में बात करते थे। सर जोड़ी सोच के ही बहुत हंसी आ रही है। सही में सोचो 3 महीने बाद वो आप इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं बोल रहे, वो भोजपुरी ज्यादा अच्छी बोल रहा है। क्या मुंह से वो गालियां निकाला ना। ऐसे करके तो मैंने इंग्लिश मैंने सीखी है, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा करके, बिना जज किए हुए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा करके दोस्तियाँ कीजिए, आप बाहर के कल्चर को जानिए, उसको अडेप्ट कीजिए, उनको अपने बारे में कुछ सिखाइए, बहुत सारा उनसे सीखिए। ऐसे ही सीखिए मैंने। सर ये सब करके फिर लड़कियों से झिझक कैसे हटाई जाए, जो आपको पढ़ाने में भी डर लग रहा था? हाँ, वो भी मेजर चीज है, वो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मेरे साथ में तो यार वो झिझक गई नहीं कई सालों तक, और अभी भी एक्टिंग में आने के बाद अभी भी बहुत ज़्यादा ना, एक्टिंग आने के बाद भी, क्योंकि जब रोल कर रहे हैं आदमी तो रोल कर रहा है, एक्ट्रेस है, हम लोग रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं तुमको किस्सा बताऊं, एक लड़की मुझे कहा हैप्पी वैलेंटाइन, मैंने कहा सेम टू यू। मुझे समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। बाद में 5 साल के बाद एक लौंडे को बताया, तो है तूने बोला सेम टू यू, साले तू बहुत बड़ा गांव का मतलब गमेट आदमी है यार तूने। अरे वो तो बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है
लेकिन मैंने कहा यार मुझे समझ ही लगा कि यार क्रिसमस टाइप की कोई चीज़ है ये। वैलेंटाइन क्रिसमस तो लग रहा फिर है। अब आपकी झिझक हट गई या है अभी भी? यार अब तो यार सीनियर हो गए हम लोग। तो फिर कैसे हटी वो? विद टाइम? हाँ, विद टाइम थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, आपको काम, और कॉन्फिडेंस काम से ही आता है। जब काम से कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है तो आप बातचीत आपने करना शुरू किया, तब जाकर के चीज़ें थोड़ी सी इजी होनी शुरू हुई। नहीं तो, और लेकिन मुंबई में, क्योंकि मुंबई कॉन्फिडेंस देता है आपको, मतलब ट्रूली वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है मुंबई। वो दिल्ली तब भी जज करता है, मुंबई जज नहीं करता है। तो वहाँ पर जाकर के मेरा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। दिल्ली में तो बहुत जजी लोग हैं, हर अरे, बात पे जज बात करते हैं, क्या में। पहन के हाँ, आया है, हाँ, कहाँ हाँ। किस गाड़ी में घूम रहा है। तुम शो ऑफ हो, कंजूस हो, तुम्हें अगला बंदा बताएगा। हाँ। तुम्हारे वो, ये तुम्हारा ट्रेड नहीं है। तुम्हें वो बताएगा। ऐसा होता है। तो वहाँ पर जाकर के मेरा कॉन्फिडेंस मुझ में आना शुरू हुआ था। दिल्ली में रहते हुए कोई कॉन्फिडेंस सिर्फ था कि स्टेज पे जाता था, कॉन्फिडेंस सिर्फ स्टेज पे होता था मेरा, मतलब जब कैरेक्टर प्ले करता था मैं थिएटर में, बाकी कॉन्फिडेंस जीरो था मेरा, बहुत कोई ही सर zero। तब की कोई बात, कोई ऐसी सीख आप बताना चाहो नए न्यू कमर्स के लिए, न्यू एक्टर्स के लिए? यार मैं क्या बोलूँ, मैंने जो किया है वही बोल सकता हूँ। जो नहीं किया है मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। मतलब ये कबीर का दोहा है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रह्म वाक्य है। उसमें कहते हैं कबीर की, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती मतलब जो मूर्ख होता है ना, वो भी बुद्धिमान हो जाता है। अभ्यास करते करते जो मूर्ख है वो भी बुद्धिमान हो जाता है। रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान, मतलब जो कुएं पे जो रस्सी जाती है ना, बाल्टी नीचे जाता है, कुएं में पानी लेके आता है, तो कुएं में रस्सी ऐसे ऐसे जा रही होती है, तो कुछ दिन के बाद वो जो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है कुएं के पत्थर पे भी। तो दैट मीन्स कि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है, और चाहे कुछ भी करना चाहते हो, करते रहो करते रहो करते रहो, आप सुजान हो ही जाओगे। ऑसम सर, मजा आ गया आपसे बात करके। और पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले सर हम कहते हैं हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, जेन्युइनली सर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठे। हमने सोचा नहीं था कि आपके साथ बैठ के एक ऐसी बातचीत हमारी बैठक से बैठ जाएगी, लेकिन मजा आया। सर आप बताओ, आप इतने सुबह से, आपका ये शायद 16वां 17वां इंटरव्यू। लेकिन मुझे तो बातचीत तो मतलब इंटरव्यू नहीं लगा मुझे, वही हमारा मकसद रहता। बतकही बकैती। हाँ, बकैती बेसिकली वही था। ऑल राइट सर। दोस्तों हम आपसे कहेंगे भैया जी जाकर जरूर देखिए। सर डेट आप खुद बता 24 मई को भैया जी आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। ये लोग तो ज़रूर जाएंगे, बिल्कुल, और 5-6 को और लेके जाएं तो हमारा भला हो जाएगा। सर हमारे टीम वालों की पार्टी करवा दी आपने, वो खुश हो जाएंगे, हमें भी लेके जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। तो ज़रूर देखिए 24 मई को भैया जी। और बाकी आप इन लोगों को प्यार करते हैं तो आप भी जाके देखिए। चलो मिलते हैं दोस्तों नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर। चलो जी।